हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नॉर्मेलिटी। पिछले लेक्चर्स में हमने मोलरिटी को देखा, मोल फ्रैक्शन को देखा। आज हम लोग एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, नॉर्मेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, क्योंकि इसका यूज आप आगे भी करते हो, एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा भास्ट नहीं है ये टॉपिक, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए। और आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी, जैसा कि हम लोग हर कंसंट्रेशन टर्म को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, तो यहां भी इस कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या एक्चुअली में। तो बहुत ही आसान सा बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ उसी तरह है। डिफरेंस क्या है, हम एक फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, इससे आपको क्लियर होगा इसका डेफिनेशन। कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग जनरली एन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेंथ भी कहा जाता है इसको, किसी सॉल्यूशन का यह स्ट्रेंथ भी दिखाता है। तो आप यह ध्यान रखेंगे, नॉर्मेलिटी एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इसको मान लीजिए हम ई से डिनोट कर लेते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है, मतलब आप देख रहे हैं यहां पे कि नॉर्मेलिटी क्या है। आप कह सकते हो नॉर्मेलिटी क्या है, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका हम डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is known as normality of solution। तो ये हम नॉर्मेलिटी को यहां से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के समतुल्यांकों की संख्या। अब एक नया टर्म आपके पास आया, समतुल्यांकों की संख्या। अभी तक हम लोग मोल की संख्या की बात कर रहे थे, यहां पर एक नया टर्म आ गया, समतुल्यांक, इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास सबसे पहला ये काम होगा, क्योंकि जब तक हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम नॉर्मेलिटी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हम ये इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसको जरा देख ले। हमने क्या देखा, हमने देखा डेफिनेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस क्या हुआ इसका मतलब हो गया कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के समतुल्यांकों की संख्या। तो हमें समतुल्यांकों की संख्या अब निकालनी है। तो चलिए हम कैसे इसको निकालते हैं, इसको जरा देखते हैं। ये है आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, निकालने की कैसे, इस पर जानकारी देते हैं। आइए बात करते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब देखिए, जरा देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं एक एक करके, कई सारे फॉर्मूला यहाँ पे बनेंगे, कई सारी चीजें आपके सामने में आएंगी, एक दूसरे से रिलेटेड होगी बहुत सारी चीजें। तो देखिए बात करते हैं, हम बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम निकालेंगे कैसे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब फिर से एक टर्म आ गया, एक तो हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना था तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, अब ये तो मुझे पता होता है, अब ये क्या होता है फिर ये जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का। हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, अब ये हमें जानना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा, ई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक ई कैलकुलेट नहीं होगा तब तक एन भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए पहला काम क्या होगा, अब मेरे लिए दूसरा काम ये होगा कि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो आइए फिर से हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का। कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इसको हम लोग लिख देते हैं EQWT। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास, जिससे आप हर हाल में परिचित है, मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस। मोलर मास का क्या मतलब, मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस। तो मोलर मास, चलिए अब इसको जरा डिनोट कर ले, इसको हम लोग स्मॉल एम से दिखा लेते हैं, इसको हम लोग यहां पर दिखा देते हैं कैपिटल एम से, या डब्ल्यू से कर ले, चलिए डब्ल्यू से कर लेते हैं, डब्ल्यू से करते हैं, डब्ल्यू से ही कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास यानी कि डब्ल्यू अपॉन एन फैक्टर। अब फिर से एक नया टर्म आ रहा है आपके सामने में, ये एन फैक्टर, फिर से एक नया टर्म आ गया। मतलब इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो अब एन फैक्टर चाहिए। अब एन फैक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे तो ही हम जाकर के क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो चलिए एन फैक्टर की बात करते हैं। एन फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है, तो एन फैक्टर बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। एन फैक्टर बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, जैसे नंबर ऑफ आयंस, जैसे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जैसे बेसिसिटी की बात कर ले, जैसे हम एसिडिटी की बात कर ले। तो हम अलग अलग टर्म में एन फैक्टर अलग अलग रूप से निकालते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आप समझने का प्रयास करना कि कैसे हम एन फैक्टर लिख रहे हैं। देखिए हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि अगर आपके पास सोडियम एलिमेंट हो तो सोडियम का आप एन फैक्टर कितना लिखोगे, तो कहना सर 1 होगा। कैल्शियम का एन फैक्टर कितना होगा, इधर हम एलिमेंट लिख रहे हैं, इधर हम इसका एन फैक्टर, कैल्शियम कितना होने वाला है, तो कैल्शियम का सर 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें Na प्लस का कितना होगा, तब भी आप कितना कहोगे, 1 कहोगे। Ca प्लस प्लस का कितना होगा, तो 2 होगा। या हम बात कर ले आयंस, और भी आयंस की बात कर ले, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं H प्लस आयन, दैट मीन्स की एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मान लीजिए बाय द वे हम लिख रहे हो PO4 3 माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लिख दे NH4 प्लस, इसका मतलब एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। अच्छा हम लिखते CaCO3, तो एन फैक्टर कितना होगा, जानते हैं इस पर 2 प्लस चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज होगा, एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। हम कह दे HCl का कितना होगा, तो फिर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम कह दे H2SO4 का कितना होगा, तो H2SO4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप हम कह दे HNO3 का कितना होगा, तो HNO3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, आप कह लोगे, मान लीजिए हम लिख दे NaOH कितना होगा बाबू, तो आप कहना सर 1 होगा। हम लिख दें सर CaOH का होल 2, इसका कितना होने वाला है, तो 2 होने वाला है। तो इस तरह से आप एन फैक्टर को कैलकुलेट निकाल सकते हो बहुत ही इजी से। आप सबका बैलेंसी जानते हो पहले से ही, आपको नंबर ऑफ आयंस देख के भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप एसिडिटी को देख के कैलकुलेट कर सकते हो, आप बेसिसिटी को देख के कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितनी ही तरीके से आप एन फैक्टर निकाल सकते हो, आप चाहो तो किसी भी तरीकों का यूज कर सकते हो। तो यह था हमारा एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका। तो चलिए हम अब फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए हम नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं।
अब यहां से इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करके हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हैं। देखिए तो इसलिए आप यहां से लिख सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी कि E इक्वल कितना हो गया, गिवन मास इन ग्राम यानी कि M अपॉन इक्विवेलेंट मास के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं W/N फैक्टर, यानी कि यह कितना हो गया। इसलिए आपके पास आया E इक्वल टू M इंटू N फैक्टर डिवाइडेड बाई W। लीजिए, हमको निकालना था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हम उसको निकालने के लिए मास और मोलर मास के टर्म में क्या किया, हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया जहां पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर पाए। अब आइए हम अब नॉर्मलिटी को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं नॉर्मलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। आइए नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख ले। हमने देखा नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए अब हम जान रहे हैं यहां से हम कितनी तरह से, ये पहला फॉर्मूला मेरे लिए हो गया, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिया हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दूसरा हमने भी निकालना सीखा E का वैल्यू, तो फिर से हम N इक्वल टू E की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर E की जगह पर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला होगा नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने का, कि अगर मास दिया हो और हमें सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट पता हो तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा सर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा चीज, फिर देखते हैं, फिर हम देख रहे हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया मास अपॉन, अब इक्विवेलेंट मास की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए। अभी हमने निकला इक्विवेलेंट मास की जगह पर सर मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जिसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ले जाइए, इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मेरे पास तीसरा फॉर्मूला होगा नॉर्मलिटी निकालने का। फिर उसी तरह से हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं और भी देख सकते हैं। देखिए फिर देखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखो मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास हम कितनी ही बार पढ़ चुके हैं कि मोल होता है। तो मास अपॉन मोलर मास यानी कि मोल, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सर इसको मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मेरे पास फोर्थ फॉर्मूला होगा जहां से हम नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 और देखते हैं नॉर्मलिटी निकालने का, ये 4 फॉर्मूला हुआ। और भी देखिए अब देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अभी आपने पढ़ा है 1 2 लेक्चर पहले ही इसको, कि मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी होता है। तो यहां से हम मोल्स अपॉन वॉल्यूम के जगह पर मोलरिटी टर्म को यूज कर सकते हैं। तो अगेन आपके पास फॉर्मूला बनता है सर नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये आपके पास ये 5वां फॉर्मूला हो गया। तो आप देखिए ये कई सारे फॉर्मूला बने हैं आपके सामने में, जिससे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। इतने सारे तरीकों से आप नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो जो टर्म का यूज करना हो, जो आपके क्वेश्चंस में दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एक फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हो, नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा नॉर्मलिटी टर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने ये जाना, आप इसके लिए प्रयास कीजिए, आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को बनाइए। बहुत ही आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये नॉर्मलिटी। चलिए आगे बात करते हैं, हम कुछ और भी चीजें जानते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। एक होता है मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, तो
मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो अगर हमें इक्विवेलेंट दिया हो तो वहां से हम मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, इसको हम लिख देते हैं MEQ। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इक्विवेलेंट इंटू 10 कितना 3। अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा हमें, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। यानी कि मेरे पास आ रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लिखते हैं सर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कितना 1000। क्या कोई दिक्कत, हम यहां से इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या निकाल देगा, मेरा निकल जाएगा वो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। जैसे हम क्या करते हैं, ग्राम को अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो वो क्या देगा, वो क्या दे देगा आपको, वो दे देगा आपको मिलीग्राम। उसी तरह से मिलीग्राम निकालना हो तो क्या करते हैं, मिलीग्राम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मिलीग्राम को कन्वर्ट करना हो ग्राम में तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो वही काम हम यहां से कर रहे हैं। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट के बारे में जाने। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या करता है, मिली इक्विवेलेंट भी दे दिया जाता है, तो मिली इक्विवेलेंट दे दिया जाएगा तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नहीं, चलिए हम जरा देखें कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपके पास है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम यहां से देखिए लिख सकते हैं इक्विवेलेंट के जगह पर मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा सर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1000 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अब मिली इक्विवेलेंट लिया है तो यहां पर इसको भी क्या लेना पड़ेगा हमें, ml में। तो अगर ये ml में लेते हैं तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये 1000 खत्म हो गया तो आपके पास अगेन मिली इक्विवेलेंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर्मूला निकल गया, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो अगर आपके पास मिली इक्विवेलेंट दिया हो और वॉल्यूम दिया हो सॉल्यूशन का किसमें, ml में, तो आप इस छठे फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए यहां पर कई सारे टर्म को आप यूज कर करके नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका नॉर्मेलिटी, जिसको आप देखें। आइए एक दो एग्जांपल्स करते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमने ये बेसिक जाना है कंसंट्रेशन टर्म्स को, चाहे वो मोलरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो। अभी तक हमने इन सब चीजों का बेसिक ही केवल जाना है। अब जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, IIT में, नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा इससे अलग होते हैं, हल्का ट्विस्टेड होते हैं। कई सारे रिलेशन को आपको पढ़ना होता है, रिलेशन ड्रॉ करना पड़ेगा, और तब जाकर के कभी कभी आपको क्या करेगा, मोलरिटी देगा, मोल फ्रैक्शन पूछेगा, मोलरिटी दे देगा, मोलरिटी पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको सबका रिलेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अगला जो लेक्चर आने वाला है वो फुल्ली समझ लीजिए आपके लिए बेस्ड होगा, किससे, IIT और नीट लेवल पे बेस्ड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो लेक्चर होने वाला है, आप उसे मिस ना करेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिस करेंगे। आइए हम बात करते हैं आगे, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, आप जरा देखिए, फिर हम लोग असाइनमेंट भी आपको भेजेंगे, असाइनमेंट देंगे। आप असाइनमेंट को बना करके मेरे व्हाट्सएप पे डालेंगे उसका आंसर। जैसे पिछले असाइनमेंट का बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाने का ट्राई किए, बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व हुए हैं, तो मैं आने वाले लेक्चर्स में उसका सॉल्यूशन दूंगा, आप उसे देखेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करें, जरूर बताएं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे हो रही है, आप जरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर छोटी से छोटी चीजें समझ में आए।
कोई ऐसा चीज ना हो जो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनके पास नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आगे में व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को भेज सकते हो, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे या फिर इन वीडियोज के या फिर इन लेक्चर्स के थ्रू आपको देने का प्रयास करूंगा। आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं एग्जाम्पल्स में। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि मान लीजिए दे दिया आपको 15 ग्राम ऑफ CaCO3 dissolved in 2 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत आसान से क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सॉल्यूशन देन what is the normality of solution, normality of solution। तो देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, CaCO3 है, बताइए n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो निकाल लीजिए। आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, नहीं आप नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू लिखेंगे सर मास मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि आपको मास दिया हुआ है, मास से रिलेटेड आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। लीजिए मास आपको दे दिया है 15, n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, मोलर मास कितना होता है CaCO3 का 100, और ये आपको कितना दिया है 2, तो ये आपका आ गया 0.15 n, आप इसको लिखेंगे 0.15 n, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो जहां पे आप नॉर्मेलिटी को इजीली कैलकुलेट करना सीखते हो। आइए हम कुछ और बात करते हैं नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। आइए जैसे हमने पढ़ा था कि अगर सर 1 कैपिटल M लिखा हो तो 1 मोलर, सिमिलरली वहां पर अगर लिखा हो 1 N, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या कि नॉर्मलिटी कितना हो गया, नॉर्मलिटी हो गया सर 1। अगर लिखा हो 0.1 N, इसका मतलब क्या, ये हो गया आपका डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। और यहां पे नॉर्मलिटी कितना हो गया 0.1 या फिर 1/10। फिर आपको उसी तरह लिखा हो 0.5 N या 1/2 N, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/10 N, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम 1/2 N के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे सर सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से आप क्या देखोगे, यहां पे नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगा सर 0.5 या 1/2। तो इस तरह से आपके पास हो 1/100 N, या फिर लिखा हो क्या बताओ, या फिर लिखा हो 0.01 N, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, आप इसे पढ़ोगे सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि यहां पे नॉर्मलिटी कितना होगा 0.01। तो ये टर्म्स हैं जो जनरली आपके एग्जाम्स क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, ये टर्म्स, और इन्हीं टर्म्स को पढ़ करके समझना होता है आपको कि नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है। तो ये आपके पास हमने एक बेसिक सा बात किया नॉर्मलिटी पर, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप बनाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जैसे कि पहले बता चुके हैं कि वहां पे हम इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो अभी तक हमने पढ़ा है, चारों कंसंट्रेशन टर्म्स को, इन चारों कंसंट्रेशन टर्म्स को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उसका लेवल कहां तक होगा, आईआईटी और नीट लेवल पर। वहां पर हम जानेंगे कि वहां पे आईआईटी में या फिर नीट में क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, कैसे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पर हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, ठीक है, बाय।